हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो सीरीज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कोर्स जिसका नाम है रिएक्ट जेएस। ये उसका सबसे पहला वीडियो है। इसके अंदर हम रिएक्ट की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि रिएक्ट एक्चुअल में है क्या, इसका यूज हमें क्यों करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स ने एक पॉपुलर ऐप का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है फेसबुक। इससे मिलती जुलती एक ऐप और भी है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। ये दोनों ही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं जिस पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक कर सकते हैं। आप अपनी इमेजेस वीडियोस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपने इसके कई पॉपुलर फीचर्स देखे होंगे, जैसे आप अपनी इसी ऐप से अपनी इमेजेस को या वीडियोस को जब अपलोड करते हैं, बिल्कुल विद इन ए सेकेंड्स आपकी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, उन सबको भी ये इमेजेस और या वीडियोस जो भी आपने अभी अपलोड की है वो बहुत फास्ट वे में यहाँ पर शो होने लगती है। या फिर आपने देखा होगा जो भी आपने इमेज या वीडियो अपलोड की है उसके नीचे यहाँ पर लाइक और शेयर का बटन भी आ रहा होता है। अब जैसे ही आपका कोई भी फ्रेंड यहाँ पर लाइक बटन पे क्लिक करता है तो ये नंबर जो है, जैसे अभी यहाँ पर आ रहा है 7, ये इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे ये इंक्रीमेंट होगा विद इन अ सेकेंड, ये जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन सबको भी यहाँ पर इंक्रीमेंटेड नंबर यहाँ दिखाने लगता है। या फिर आप ही का कोई फ्रेंड इस इमेज को जो भी आपने यहाँ पर अपलोड की है इसको अगर शेयर करता है तो यहाँ पर शेयर का नंबर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है विद इन अ सेकेंड, और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी विद इन अ सेकेंड ये इमेजेस शो होने लगती है। तो ये सब इतना फास्ट कैसे हो पाता है? क्योंकि इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है जिसका नाम है रिएक्ट जेएस। आइए समझते हैं कि रिएक्ट जेएस है क्या। देखिए, रिएक्ट जेएस जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर फास्ट और इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि पहले ये ब्राउजर में लोड होती है और फिर रन होती है। तो इसका मतलब है जो हमारी ये रिएक्ट जेएस भी है वो भी एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है लाइब्रेरी, इसका क्या मतलब है इसको भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आइए समझते हैं कि रिएक्ट जेएस के डेवलपर्स कौन है। देखिए, रिएक्ट जेएस को बनाने वाली कंपनी का नाम है फेसबुक। अब इसका रीनेम कर दिया गया है, इसका न्यू नेम है यहाँ पर मेटा। देखिए, मेटा के और भी बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं फेसबुक के अलावा, जैसे इनका फेमस प्रोडक्ट है यहाँ पर व्हाट्सएप, और एक प्रोडक्ट और भी है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। इनिशियल डेज में यहाँ पर जब रिएक्ट जेएस को फेसबुक ने बनाया था तो सिर्फ अपने लिए बनाया था 2011 में। ये कुछ सालों से एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रियल टाइम डाटा शेयरिंग की। जैसे मान लीजिए आप ही यहाँ पर कोई इमेज या कोई वीडियोस अपनी अपलोड करते हैं तो आपके फ्रेंड्स को यहाँ पर इमीडिएटली पता नहीं लगता था, उनके फेस पे अपडेट भी नहीं दिखाता था जब तक वो फेस को रिफ्रेश ना कर लें। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यहाँ पर फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को क्रिएट किया था। एक प्रॉब्लम और भी थी, अगर यूजर फेसबुक को ओपन करने के बाद किसी भी दूसरे पेज पे जाता है तो वहां पर हर बार एक नई एचटीएमएल लोड होती थी, सीएसएस लोड होती थी, और जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो दोबारा से लोड होती थी। जबकि जितनी भी सीएसएस और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो जितने भी फेसबुक के पेजेस होते थे उन सब में सेम ही होती थी। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ही यहाँ पर फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को क्रिएट किया। इसके बाद फेसबुक ने इसमें कुछ अपडेट्स करके इसको ओपन सोर्स कर दिया 2013 में। ओपन सोर्स से मतलब है इसके बाद कोई भी पब्लिक में जाकर कोई भी डेवलपर इसको यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे समझते हैं कि रिएक्ट जेएस से बेसिकली हम बनाते क्या हैं। देखिए, इससे हम स्पा नाम की एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसका मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसको भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आइए समझते हैं कि लाइब्रेरी क्या चीज है। देखिए, जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ यहाँ पर फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। आइए सबसे पहले हमें उसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए, तभी यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी क्यों है। देखिए, यहाँ पर जितने भी जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं और फ्रेमवर्क्स होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। देखिए, लाइब्रेरी का अगर मैं सीधा से मतलब बताऊं, लाइब्रेरी एक बहुत छोटी चीज है और फ्रेमवर्क बहुत बड़ी चीज। जैसे मैं आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूं कि लाइब्रेरी क्या है, ये एक तरीके का टूल बॉक्स है जिसमें आपके टूल्स हो सकते हैं, जैसे प्लास हो गया, पेचकस हो गया, कटर हो गया। मगर यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है वो एक कंप्लीट वर्कशॉप है। अब वर्कशॉप के अंदर एक टूल बॉक्स भी होगा या बहुत सारे टूल बॉक्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल मशीन्स भी हो सकती हैं, इसके अंदर कंटेनर्स हो सकते हैं, इसके अंदर अलमीराज हो सकती हैं जहां पर आप अपने औजार रख सकते हैं, मतलब कि टूल्स रख सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है जहां पर जिस भी चीज की आप रिपेयर करते हैं, मान लीजिए आपकी कार रिपेयर की यहाँ पर वर्कशॉप है, तो यहाँ पर किस कार को सबसे पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, उसकी ऑर्डरिंग भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के मुकाबले बहुत छोटी चीज है। अब अगर टेक्निकल भाषा में बात की जाए तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी होती है ये एक प्री रिटन कोड होता है, कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड। इसके अंदर बने हुए फंक्शंस होते हैं। जब भी आपको जोन सा भी कोड यूज करना है आप उसके फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, तो उस फंक्शन में जो भी स्पेसिफिक वर्क डिफाइन किया होगा वो चलने लगता है। मगर फ्रेमवर्क में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये एक प्री स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट होता है
जहां पर आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इसके अंदर प्री डिफाइंड कोड भी हो सकते हैं जो हमारे लाइब्रेरीज में होते हैं, मगर अगर आपने बहुत बड़ी वेबसाइट्स बनानी है, बहुत बड़ी पोर्टल्स, तब हम इस तरीके के फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। अब जहां पर बात की जाए लाइब्रेरी की, देखिए अगर मैं आपको इससे सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसमें सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो आपके अपने हाथ में होता है, डेवलपर के हाथ में। उसी को डिसाइड करना होता है कि उसको कब कौन सा फंक्शन कॉल करना है और क्या काम करवाना है। मगर फ्रेमवर्क्स में क्या होता है, सारा का सारा कंट्रोल फ्रेमवर्क के हाथ में होता है। वो खुद से ही डिसाइड करता है कि कब कौन सा कोड चलाना है। लाइब्रेरी की कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं जैसे रेक्टजेएस और जेक्वेरी। अगर आपने हमारा जेक्वेरी का कोर्स कर रखा है तो आपको मालूम होगा कि इसमें हर चीज का फंक्शन आता है। इसमें बने बनाए खुद के इवेंट्स हैं और जो भी काम हम जावास्क्रिप्ट में करते थे लॉन्ग वे में, ये सब काम छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सेम ही तरीका हम रेक्टजेएस के अंदर भी करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर बात करें फ्रेमवर्क्स की, तो कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं एंगुलर जेएस और व्यू जेएस। देखिए जो एंगुलर है ये भी गूगल नाम की कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कंपनी है। जब इसका पहला वर्जन आया था तब ये सिंपल एक लाइब्रेरी ही थी, मगर सेकंड वर्जन से इसको एक फ्रेमवर्क बना दिया गया। अगर आपने बहुत बड़ी कोई पोर्टल्स बनानी है तब हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रेक्ट.जेएस के अंदर बहुत बड़ी पोर्टल्स नहीं बना सकते, इसके अंदर भी हम बड़े पोर्टल्स पे काम कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मगर एंगुलर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका नाम है व्यू.जेएस। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेक्ट को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेक्ट.जेएस का यूज हम वेबसाइट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए ही करते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेक्ट.जेएस जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से हम यहां पर फास्ट और इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्ट.जेएस के अंदर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ये समझते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपकी ये एक वेबसाइट है जिसमें ऊपर हेडर आ रहा है, नीचे मेन्यू बार है, यहाँ पर कंटेंट का पार्ट होगा, यहाँ पर साइड बार आ गया और नीचे फुटर है। अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे होम पेज, अबाउट का पेज, प्रोडक्ट का पेज, एफएक्यू का पेज और कॉन्टैक्ट का पेज। अब यूजली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी पेज पे क्लिक करते हैं, जैसे अबाउट का पेज या प्रोडक्ट का पेज, तो यहाँ पर हम उसका एक अलग पेज क्रिएट करते हैं। उसकी पूरी एचटीएमएल लोड होती है, उसकी सीएसएस लोड होती है और उसकी जावास्क्रिप्ट भी लोड होती है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी सर्वर पे बहुत सारे विजिटर्स एक साथ आ जाए तो आपके सर्वर का लोड टाइम बढ़ जाता है, जिसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, क्योंकि सर्वर को हर यूजर को एचटीएमएल भी देनी पड़ रही है, सीएसएस, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, वीडियो और म्यूजिक की फाइल्स भी। तो इससे सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है और इससे एक बैड परफॉर्मेंस भी निकल के आती है कि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो भी काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इसी के सोल्यूशन के लिए हमारे पास आती है रेक्ट.जेएस। रेक्ट.जेएस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पेज की एचटीएमएल रेडी करते हैं। उसी के अंदर हेडर होगा, मेन्यू होगा, कंटेंट का पार्ट होगा, साइड बार और फुटर। सारा डिजाइन एक ही पेज के अंदर होता है। और जैसा कि आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, तो हम सोच के चलते हैं कि सिर्फ यहाँ पर हर पेज में सिर्फ कंटेंट का ही पार्ट चेंज होगा, हेडर, मेन्यू, फुटर और साइड बार में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा ये कंटेंट का पार्ट है इसको हम बना देते हैं कंपोनेंट। देखिए रेक्ट.जेएस के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। वेबसाइट के जिस भी पेज में और जिस कंटेंट एरिया में बार बार अगर हमें कंटेंट चेंज करना है तो हम यहाँ पर उसको एक कंपोनेंट बना देते हैं। ये कंपोनेंट बनाते कैसे ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो मान लेते कि हमने इस कंटेंट के एरिया को एक कंपोनेंट बना दिया। अब जैसे ही यूजर चाहे अबाउट अस के पेज पे या प्रोडक्ट के पेज पे या एफएक्यू के पेज पर यहाँ पर क्लिक करता है तो उसकी एक एपीआई रिक्वेस्ट जो है सर्वर पे जाती है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, जब भी हम रेक्ट के साथ काम करते हैं तो हम यहाँ पर एपीआईज को यूज करते हैं। अगर आपने हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स किया होगा तो हमने वहां पर अजेक्स किया था और वहां पर फेच मेथड किया था, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर एपीआईज का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वही सेम काम हम यहाँ पर भी करते हैं। तो हम एपीआई की एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यूजर को यहाँ पर अबाउट अस का पेज देखना है, तो एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और सर्वर क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स में एक जेसन का डाटा यहाँ पर हमारे को सेंड कर देता है। इस डाटा में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर टेक्स्ट हो सकता है उस कंटेंट के अंदर, उसमें इमेजेस, वीडियोस या फिर म्यूजिक की फाइल्स हो सकती हैं। अब जो कंटेंट यहाँ पर आता है यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे, तो सिर्फ इतना ही एरिया रिफ्रेश होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरा जो पेज है वो यहाँ पर रिफ्रेश होगा, बार बार पूरी एचटीएमएल लोड होगी, सीएसएस की फाइल और जेएस की फाइल लोड होगी। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ पर जो ये टेक्स्ट हमारे को जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर मिलता है, इसको जब हम एक नई एचटीएमएल में यहाँ पर दोबारा से लोड करते हैं तो उस एचटीएमएल को यहाँ पर कहा जाता है वर्चुअल डॉम। देखिए फर्स्ट टाइम जो हमने पहली बार यहाँ पर जब ये वेबसाइट ओपन की थी तब जो ये डॉम ओपन हुआ था वो एक नॉर्मल डॉम था, जैसे कि आप हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में देख ही चुके हैं कोर्स में। मगर जब भी हम यहाँ पर कोई डायनेमिक यहाँ पर डाटा यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं
वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक एरिया में, तब हम उसे कहते हैं वर्चुअल डॉम। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो इससे होता क्या है, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारी वेबसाइट कितनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब हर बार यहाँ पर CSS और JS की फाइल लोड नहीं हो रही है। हम जिस भी पेज पे क्लिक करते हैं सिर्फ उतना ही एरिया यहाँ पर रिफ्रेश होके आ जाता है। हम एक पेज में मल्टीपल कंपोनेंट भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये साइड बार को ही एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना सकता हूँ। अगर इसमें कोई भी डायनेमिक डाटा आना है हर पेज पे, तो वो मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। और एक कंपोनेंट के अंदर भी यहाँ पर सब कंपोनेंट भी बनाए जा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये साइड बार में मेरे को दो कंपोनेंट्स दिखाने हैं, एक है लेटेस्ट न्यूज और एक है पॉपुलर न्यूज। तो जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी तो बिना पेज को रिफ्रेश किए हम यहाँ पर उस न्यूज को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हर कंपोनेंट के अंदर भी हम मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं। यही रिएक्ट में काम होता है। रिएक्ट में आपको सिर्फ कंपोनेंट ही बनाने होते हैं। मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको शो करना चाहता हूं, जो हमारी खुद की ही वेबसाइट है। यहां पर देखिए वेब ब्राउजर को मैंने ओपन कर लिया और यहां पर जाकर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूं जिसका नाम है yahubaba.com। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहां पर आप देख रहे हैं लोडिंग हो रही है ऊपर। मैं दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाता हूं तो अब लोडिंग फास्ट हो गई है। देखिए जब हमारी वेबसाइट सबसे पहली बार खुलती है तभी यहां पर लोडिंग होती है। हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो React.js में चल रहा है। अब देखिए ये हमारी वेबसाइट का पेज है। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ये है हेडर पार्ट, जहां पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं लोगो आ रहा है या मेन्यू है, ऊपर सर्च बार है और यहां पर एक साइड बार है, राइट साइड में भी एक साइड बार है, बीच में आता है मेन कंटेंट का एरिया। अब देखिए फर्स्ट टाइम यहां पर हमारी HTML लोड होती है, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होती है। जैसे ही मैं किसी सेकंड पेज पे जाऊंगा तब इसमें से कुछ भी लोड नहीं होगा, बस फिर उस वेब पेज का जो मेन कंटेंट होगा वही लोड होगा। अब देखिए जैसे मैं यहां पर इस पे क्लिक करूंगा तो ऊपर का हेडर भी लोड नहीं होगा, ना ये साइड बार होगा, सिर्फ ये मेन कंटेंट लोड होगा और ये कंटेंट लोड होगा जो हमारा फर्स्ट साइड बार में। नीचे एक फुटर एरिया भी है, ये भी यहां पर लोड नहीं होगा क्योंकि ये मेन कंटेंट का एरिया है। इसको हमने बनाया हुआ है एक कंपोनेंट और इस साइड बार को भी मैंने बना रखा है कंपोनेंट। तो देखिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये देखिए ऊपर का हेडर सेम रहा और ये साइड बार में चेंजेस हुए हैं, इस कंटेंट एरिया में चेंज हुए हैं और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं आपको यहां पर जो ये लोगो है इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। देखिए अनुमान क्या होता है, जैसे हम किसी दूसरे पेज पे जाते हैं तो हमारी सिलेक्शन हट जाती है क्योंकि पूरा का पूरा पेज यहां पर लोड होता है। मगर मैंने आपको बताया कि पूरा पेज तो लोड हो ही नहीं रहा, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम लोड हुआ था। अब देखिए मैं किसी और पेज पे जाता हूं तो आपने देखा ये सिलेक्शन अभी भी बनी हुई है। मैं यहां पर भी कुछ लिख देता हूं, यहां पर देखिए, और इस सिलेक्शन को भी दिखाता हूं मैं आपको दोबारा से। तो देखिए मैं होम पेज पे आ गया तो ये सिलेक्शन भी बनी है, ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। मैं इंटरव्यू क्वेश्चन वाले पेज पे जाता हूं, ये देखिए अभी भी ये लिखा हुआ टेक्स्ट। आप देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हेडर लोड ही नहीं हो रहा बार बार, ये हेडर सिर्फ फर्स्ट टाइम लोड हुआ था। अब देखिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं PHP पे और ये देखिए आप देख रहे हैं कि कितनी फास्ट ये पेज ओपन हो रहा है। यहाँ मेन कंटेंट लोड हो गया, ऊपर का हेडर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ और इस साइड बार में यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये लोड ही नहीं हो रहे हैं। मैं किसी अंदर वाले पेज पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारा पेज लोड भी हो चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है। जब भी मैं किसी भी लिंक पर क्लिक करता हूँ तो एक जेसन की रिक्वेस्ट के लिए API हम कॉल करते हैं, तो हमारे को रिटर्न में जेसन का डाटा मिलता है जिसको हम सिर्फ उसी एरिया में जहां का वो कंटेंट है उसी एरिया को यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पर रिएक्ट की पावर क्या है। हमारी वेबसाइट भी सुपर फास्ट हो चुकी है, हमारा कंटेंट फास्ट लोड हो रहा है और जो हमारी वेबसाइट का जो विजिटर होगा वो भी यहाँ पर बोर नहीं होगा क्योंकि विद इन अ सेकंड यहाँ पर किसी भी पेज पे अगर वो क्लिक करता है तो उसका कंटेंट लोड हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये कंटेंट यहाँ से लोड हो गया, मैंने यहाँ क्लिक किया तो कंटेंट यहाँ पर लोड हो रहा है। मैं होम पेज पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ का कंटेंट भी लोड हो गया। तो यहाँ पर ये था हमारा React.js का एक डेमो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक रियल लाइफ डेमो शो किया अपनी खुद की ही वेबसाइट जिसको हमने React में बना रखा है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि React.js के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है ये कंपोनेंट बेस्ड है। मैंने अभी आपको दिखाया कि हम React.js के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना लिए वो एक ही बार यूज होगा, आप उसको मल्टीपल जगह भी यूज कर सकते हैं, ये इसकी खासियत होती है। सेकंड बेनिफिट है यहाँ पर वर्चुअल डॉम। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो HTML है वो बार बार लोड नहीं होती है। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारी वेबसाइट लोड होती है तो जिस भी कंटेंट एरिया को हमने कंपोनेंट बना रखा है उसकी HTML भी साथ ही में लोड हो जाती है, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि फ्यूचर में अगर उसमें कुछ भी अपडेट होता है तो सिर्फ जेसन का डाटा आता है सर्वर से
और वो उस HTML के साथ मिलाकर हम वहां पर शो कर देते हैं। इस वजह से बेनिफिट क्या होता है कि उसकी रेंडरिंग जो है काफी ज्यादा फास्टर हो जाती है, मतलब कि पेज फास्ट लोड होता है। थर्ड बेनिफिट है यहाँ पर डिक्लेरेटिव। जावास्क्रिप्ट को पढ़ना, उसको समझना, उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा इजी होता है। इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स कोड नहीं होता। इसका फोर्थ बेनिफिट है यहाँ पर लार्ज कम्युनिटी। देखिए, इसके अंदर हमारे को बहुत सारे लाइब्रेरीज या पैकेज मिलते हैं जिसका यूज करके हम बड़े बड़े टास्क को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा Node.js का कोर्स किया होगा तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर भी पैकेजेस होते थे जिसको हम npm की वेबसाइट से यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल उसी साइट का यूज हम React.js के अंदर भी कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा Node.js का कोर्स नहीं किया वो आगे आने वाली वीडियोस में समझ जाएंगे कि npm पैकेजेस क्या होते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर इसकी सपोर्ट भी बहुत बड़ी है। अगर आप सीधा से इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सीधा गूगल पे जाके अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ही बार में हजारों लाखों लिंक्स आ जाते हैं जहां पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी कम्युनिटी ही बहुत बड़ी है। इसके बाद इसका फिफ्थ बेनिफिट है यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म। देखिए, आप यहाँ पर रेड की हेल्प से सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही नहीं कर सकते, इसकी हेल्प से आप मोबाइल ऐप भी यहाँ पर बना सकते हैं। मोबाइल ऐप अगर यहाँ पर आप रेड की हेल्प से बनाना चाहते हैं तो React.js करने के बाद आपको React नेटिव करना होता है, जो आप सिंपली सिर्फ 10 या 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके यहाँ पर मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट बेनिफिट है वो है स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। देखिए, आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के बैकएंड को किसी भी टेक्नोलॉजी में बना रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर आप Node.js यूज कर रहे हैं या PHP यूज कर रहे हैं, Python, Go, ASP.NET या कोई और दूसरी लैंग्वेज जो आप बैकएंड में यूज कर रहे हैं, आप उससे APIs को क्रिएट करके फ्रंट में React.js यूज कर सकते हैं। जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये डिपेंड नहीं होता कि किस लैंग्वेज को बैकएंड में चेंज किया जाए तो फ्रंट में कुछ और लगाना पड़ेगा। आप बैकएंड में कुछ भी लगाइए मगर फ्रंट में आप यहाँ पर React लगा सकते हैं। तो आइए, जब आपने यहाँ पर इसके बेनिफिट्स देख ही लिए तो अब मैं आपको शो करता हूँ कि इसको कौन कौन सी दुनिया में पॉपुलर कंपनीज हैं जो इसको यूज कर रही हैं। एक कंपनी है यहाँ पर फेसबुक। देखिए, यही इसकी मेन क्रिएटर कंपनी है। जो हमारी अब के टाइम पे आप फेसबुक देख भी रहे हैं, जो इसकी वेबसाइट है वो React.js को ही यूज करती है, और जो आप इसकी मोबाइल ऐप यूज करते हैं वो React नेटिव में बनी हुई है। इसके बाद इसी का एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम की वेबसाइट है उस पे भी फ्रंट में जो आप देखते हैं उसमें भी React.js ही यूज हो रही है, और इसकी मोबाइल ऐप भी यहाँ पर React नेटिव में बनी हुई है। इसके बाद एक पॉपुलर कंपनी है नेटफ्लिक्स। आप सभी जानते हैं यहाँ पर ये सबसे बड़ा ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप कोई भी मूवी देख सकते हैं। इसका फ्रंट एंड भी यहाँ पर React में बना हुआ है। इसके बाद एक पॉपुलर वेबसाइट है Airbnb, जहां पर आप अपने घर का कोई भी कमरा किराए पे यहाँ पर रेंट पे दे सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका भी फ्रंट एंड आप देख सकते हैं कि वो React में बना हुआ है। इसके बाद कुछ और कंपनीज भी हैं, जैसे पेपॉल हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया या फिर उबर हो गया। पेपॉल भी सबसे बड़ी वर्ल्ड की ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वाली कंपनी है। ये भी यहाँ पर React का यूज करती है। और दूसरी बात, यहाँ पे बात करें ड्रॉपबॉक्स की, तो देखिए, जो ड्रॉपबॉक्स है ये ऑनलाइन आपकी क्लाउड स्टोरेज की डिवाइस है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि गूगल ड्राइव को हम यूज करते हैं जिसके अंदर 15 GB तक की आपको स्पेस मिलती है फ्री में। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स भी एक वेबसाइट है। ये गूगल ड्राइव से भी बहुत ज्यादा पुरानी है और ये भी यहाँ पर React का ही यूज करती है। इसके बाद लास्ट में बात कर रहे हैं, जैसे उबर भी एक बहुत पॉपुलर कंपनी है जहां पर आप कार रेंट पे ले सकते हैं एज ए टैक्सी। तो ये भी यहाँ पर React का ही यूज करती है। आप इनकी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं कि पूरा पेज बार बार लोड नहीं होता है। आप जिस भी लिंक पर क्लिक करते हैं उससे एक स्पेसिफिक वेबसाइट का एरिया ही यहाँ पर रिफ्रेश होता है और उसमें कंटेंट लोड होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो React.js है वो कितनी ज्यादा पॉपुलर है और इसके बेनिफिट्स भी आपने देख लिए हैं। अब मैं इसका आपको पॉपुलैरिटी इंडेक्स शो करता हूँ। यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है stateofjs.com। अब यहाँ पर जो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ वो है 2024 का, क्योंकि इस साल 2025 का भी कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो यहाँ पर ये इसका पॉपुलैरिटी इंडेक्स है, जहां पर हम देख रहे हैं कि फ्रंट एंड में कौन से पॉपुलर फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं जो इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है React, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2016 से लेकर 2024 तक का रिकॉर्ड है, और इसमें आप टॉप में देख रहे हैं एक ही लाइब्रेरी आपको दिख रही है, वो है React.js। इसके बाद एक पिंक कलर में आपको यहाँ पर दिख रही है, वो है AngularJS। आप देख रहे हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है। बिल्कुल इसी के साथ में एक दूसरी पॉपुलर लाइब्रेरी भी है जो फ्रेमवर्क है, बेसिकली इसका नाम है यहाँ पर Vue.js। आप देख रहे हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी भी काफी बड़ी है टाइम टू टाइम। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि कुछ और भी पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, जिसमें से आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं, इसका नाम है Svelte। इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे यहाँ पर हर साल बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं
इस पे भी फ्यूचर में मैं यहाँ पर एक कोर्स बनाऊंगा। हो सकता है ये फ्यूचर में यहाँ पर रेक्ट जेएस के आसपास पहुंच जाए। आप यहाँ पर सभी लाइब्रेरीज का यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स हैं यहाँ पर उनका पॉपुलैरिटी इंडेक्स देख पा रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर मैंने स्टैक ओवरफ्लो का यहाँ पर पॉपुलैरिटी इंडेक्स खोला है। यह है 2025 का इंडेक्स, मतलब कि इसी साल का इंडेक्स। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी जितने पॉपुलर लैंग्वेजेस के फ्रेमवर्क्स आते हैं वो भी सब यहाँ पर दे रखे हैं। अगर हम सिर्फ बात करें फ्रंट एंड लाइब्रेरी की तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि टॉप में यहाँ पर रिएक्ट दिखा रहा है, उससे ऊपर है नोड.जेएस। अब देखिए जो नोड.जेएस है वो बैकएंड का यहाँ पर फ्रेमवर्क है, मगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड में टॉप में यहाँ पर रिएक्ट.जेएस ही है। ये इसका पॉपुलैरिटी इंडेक्स है। इसके बाद जेक्वेरी है, नेक्स्ट.जेएस है। नेक्स्ट.जेएस भी यहाँ पर फ्रंट एंड का ही फ्रेमवर्क है जिसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्ट आनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं एंगुलर और व्यू.जेएस। ये रिएक्ट से काफी नीचे हैं मगर ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। ये दोनों जो लिंक्स मैंने अभी आपको दिखाए इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लिंक है यहाँ पर गिटहब से, मैंने आपको दिखाने के लिए शो किया। यहाँ पर भी आप पॉपुलैरिटी इंडेक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू कलर में यहाँ पर जो है वो है रिएक्ट.जेएस। तो रिएक्ट.जेएस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ी है। अभी कुछ टाइम से इसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर एआई आ चुका है। एआई मतलब चैट जीपीटी, डीपसीक या दूसरी वेबसाइट्स आ चुकी हैं। तो अब लोग मोस्टली यहाँ पर गूगल या स्टैक ओवरफ्लो का यूज नहीं कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर चैट जीपीटी या डीपसीक जैसी कंपनियों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वे है यहाँ पर 2024 का 2018 से, तो इसमें भी टॉप में आप रैंक देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि जुलाई 24 का यहाँ पर रिजल्ट है, तो यहाँ पर आप पॉपुलैरिटी इंडेक्स देख सकते हैं कि रिएक्ट में है 39.5%, एंगुलर का बिल्कुल उससे आधा है 17.1% और व्यू.जेएस का उससे भी कम है। तो इस तरह आप अलग अलग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तीनों लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलर इंडेक्स को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट.जेएस वर्ल्ड में कितनी पॉपुलर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इससे पहले आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए HTML, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में यूज होती है तो HTML तो नेसेसरी है। इसी के साथ में आपको बेसिक CSS आनी चाहिए ताकि आप अपने कंपोनेंट्स को बना सकें, यहाँ पर उसको डिजाइन कर सकें। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट भी एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। आपको उसका बेसिक भी आना चाहिए और उसकी एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। एडवांस से यहाँ पर मेरा मतलब है उसके ES6 वर्जन से। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज बना रखी है जिसमें से आपको ये टॉपिक्स तो आने ही चाहिए। जैसे एक टॉपिक है लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन। आपको जो वेरिएबल्स के नए टाइप्स आए हैं 2015 में, लेट और कॉन्स्ट, ये दोनों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। और एरो फंक्शन में कैसे काम करते हैं। देखिए हम रेक्ट के अंदर मोस्टली जो जितने भी फंक्शंस बनाते हैं वो एरो फंक्शन ही होते हैं। इसके साथ आपको टेम्पलेट लेटल्स का पता होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिंग का पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट एरे क्या होते हैं, सेपरेट ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। मॉड्यूल्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि इंपोर्ट कैसे करते हैं दूसरी फाइल्स को और उनको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इसके बाद आपको प्रोमिसेस और असिंक और वेट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी फंक्शन बनते हैं वो सारे प्रॉमिस फंक्शन ही होते हैं। और इसके साथ में आपको एपीएस की नॉलेज के लिए अजेक्स और फेच मेथड के बारे में भी आना चाहिए। बेसिकली हम रिएक्ट.जेएस के अंदर कोई एपीएस को क्रिएट नहीं करते। क्रिएट करने का काम तो यहाँ पर बैकएंड डेवलपर का होता है, जैसे नोड.जेएस डेवलपर का या फिर PHP डेवलपर का। रिएक्ट.जेएस डेवलपर को यहाँ पर जस्ट उन एपीएस को फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट करना होता है। इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आपको बेसिक्स आता है, अजेक्स आती है और फेच मेथड आता है, तो यहाँ पर आपको काम करना काफी ईजी हो जाता है। तो ये तो वो सारी प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है जो आपको रिएक्ट.जेएस करने से पहले आनी ही चाहिए। अब लास्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इस सीरीज में सीखने क्या वाले हैं। देखिए इस सीरीज में हम यहाँ पर रेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे, फिर हम JSX के बारे में सीखेंगे, जो हमारी मेन रेक्ट के अंदर हम फाइल्स बनाते हैं, JSX फाइल्स, उनके बारे में सीखने वाले हैं। फिर सबसे मेन टॉपिक कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, प्रॉप्स कैसे बनाते हैं, प्रॉप्स मतलब कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे स्टेट मैनेजमेंट। फिर इसके बाद इवेंट हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग। अब देखिए हम वेबसाइट के अंदर फॉर्म भी यूज करते हैं, तो रेक्ट के साथ फॉर्म को यूज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसके बाद कंडीशनल रेंडरिंग और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हुक्स। जितने भी हुक्स होते हैं हम कोशिश करेंगे सबको कवर करें। फिर हम खुद के भी कस्टम हुक कैसे बनाते हैं ये भी सब सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम रेक्ट के अंदर CSS को यूज करते हैं। इसके बाद हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करेंगे, रेक्ट राउटर का। देखिए ये रेक्ट.जेएस का पार्ट नहीं है,
मगर आजकल सभी जॉब्स में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप अपने React.js के अंदर राउट्स बनाना चाहते हैं तो इस लाइब्रेरी का यूज काफी ज्यादा होता है। इसके बाद हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, फिर हम अपनी React की एप्स को परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं ये सब सीखेंगे। इसके बाद हम दोबारा से एक स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी सीखने वाले हैं जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका नाम है Redux। फिर हम टेस्टिंग करना सीखेंगे React के प्रोजेक्ट्स को और इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं सर्वर पे, ये भी हम सीखने वाले हैं। इसके बाद हम एक मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जिसमें हम कंप्लीट मन को यूज करेंगे, MongoDB को, Node.js को, Express.js को और लास्ट में React.js को। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हम सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, हमारे जैसे जैसे जोन से मेन टॉपिक होते रहेंगे उनके साथ भी हम एक छोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते रहेंगे ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए कि किस टॉपिक को हम रियल लाइफ में React में कैसे यूज करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर React.js की इंस्टॉलेशन सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।